हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा के तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप सभी की सहायता के लिए हमने पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस किया है, जिसका ये वीडियो का पार्ट 2 है। और इसमें हम 15 में जो पूछे गए प्रश्न हैं दोनों सीटिंग का, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या है। यानी कि हमें यह ज्ञात करना है कि कोई हम बल्ब जला रहे हैं और उससे क्या है कि 120 कूलम का वो आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस विद्युत धारा का मान कितना है। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया, हम जानते हैं कि विद्युत धारा यानी I का जो वैल्यू होता है, सूत्र होता है, वो Q/T होता है। और प्रश्न में हमें दिया गया है Q का वैल्यू यानी आवेश का वैल्यू 120 कूलम है और समय हमें लग रहा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। जब इसे हम कट करेंगे तो हमें धारा यानी I का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो 2 एम्पियर होगा। चूँकि एम्पियर धारा का SI यूनिट होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 एम्पियर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी कि जो हमें स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले उसे हम जान लेते हैं। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश को अगर हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विबग्योर या बेजानी और पिनाला के नाम से जानते हैं, जिसे हम बरसात के समय में हम इंद्रधनुष को के रूप में आसानी से देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक प्रिज्म यानी ये जो 7 रंगों में विभक्त हुआ उसे ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। उसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रिज्म चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। यानी प्रतिरोध का, सबसे पहले ये जान लो प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रत्येक चालक में, चालक यानी कि तार, प्रत्येक तार में या चालक में विद्युत का अवरोध करने की कुछ न कुछ क्षमता होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कुछ बिजली को वो रोक लेता है। तो उसको पता लगाया था सबसे पहले ओम ने। तो प्रतिरोध का, उसी के सम्मान में प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ओम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम, जिसे ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है। ये ओमेगा का सिंबल, इसे ओम ही प्रायः पढ़ा जाता है। तो याद रखिए कि इसका क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। और हाँ, जो SI मात्रक जितने भी आपके बुक में दिया गया है उसे निश्चित रूप से एक बार अवश्य पढ़ लें, क्योंकि SI मात्रक 2 या 3 मार्क का जरूर पूछता है। अगला प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। यानी कोई भी परिपथ है उसमें विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर एमीटर का फिगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होता है एमीटर का, जो विद्युत धारा में लगाया जाता है, विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। और यह विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी जब दाढ़ी बनाता, वैसे तो दाढ़ी किसी भी दर्पण से बनाया जा सकता है, किंतु हम अगर फिजिक्स के अनुसार देखें तो हमें दाढ़ी बनाने के समय फिगर अच्छा बड़ा दिखना चाहिए। तो हम जो किसी दर्पण में बैठे रहते, सामने जो हमारा प्रतिबिंब दिखता है वो बड़ा होना चाहिए। तो अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है, ये हाथ का, इसमें कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। इसके अलावे जो दंत चिकित्सक होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे गाड़ी होते हैं उसके जो अग्रदीप यानी हेडलाइट जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है।
तो देखिए मैक्सिमम जो विद्युत उपकरण होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होते हैं, लेकिन जो कॉइल होते हैं यानी कुंडली होते हैं इसमें कोई प्लस या नेगेटिव का चिन्ह यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता। इसे कहा जाता है कुंडली। इसमें नॉर्थ और साउथ होते हैं, इसमें प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता है। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? यानी सरल सूक्ष्मदर्शी यानी नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं इस प्रकार के, इसमें चाहे नॉर्मल माइक्रोस्कोप हो या अच्छा माइक्रोस्कोप हो, माइक्रोस्कोप में किसी वस्तु को देखने के लिए जो लेंस लगा होता है वो लेंस होता है उत्तल दर्पण। इसका उत्तल लेंस होता है। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला है कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा या तुतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O, जिसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन लवण है? यानी लवण को पता करना। लवण क्या होता है? स्वाद में नमकीन होता है। तो यहाँ से जानते हैं सबसे पहले HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल स्वाद में होता है खट्टा, तो ये होगा नहीं। और जिसके लास्ट में OH होता है, तो OH वाले होते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मीन्स होता है क्या? क्षारक, तो ये लवण होगा नहीं। तो यहाँ पर आता है कि K2SO4, तो ये क्या है? K2SO4 क्या है? एक लवण है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसे पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी ज़्यादा KTSO4 को पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अगर नाइट्रोजन यानी दो नाइट्रोजन को अगर हम मिलाएं कुछ इस प्रकार से तो उसमें कितने बंधन बनेंगे? तो यहाँ पर कुल 3 बंधन बनते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 आबंध होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिआबंध। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है क्या? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कह रहा है कि डैश वन संपदा का उदाहरण, यानी कि जो नीचे दिया गया है वो इसमें वन संपदा का कौन सा है जो वन संपदा का उदाहरण है? तो हमें वन से क्या प्राप्त होता है? वन से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, चीनी और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये होता है किसका? चीनी का रासायनिक सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा? अर्थात अगर सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल है यानी जलीय विलयन है, उसमें हमने मिला दिया क्या? मिथाइल ऑरेंज, तो उस घोल का रंग अब कैसा हो जाएगा? तो उस घोल का रंग अब जब इसमें मिलाइएगा, प्रयोग करके देखिएगा, तो इसका रंग हो जाता है पीले कलर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला। अगला प्रश्न है कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण होता क्या है। तो वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, वो क्या? स्वपोषी पोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो उसे चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये सभी उसे चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि
अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है मधुमेह रोग, यानी कि चिनिया बीमारी जिसे कहते हैं हम आम भाषा में, मधुमेह रोग या डायबिटीज़ इसे कहते हैं। तो इंसुलिन की जब किसी के शरीर में कमी हो जाती है तो उसके शरीर में शर्करा पदार्थ यानी मीठा पदार्थ नहीं पच पाता है, जिसके कारण उसके रक्त में खून की चीनी की मात्रा बढ़ने लगता है, जिस कारण से उसे मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन के कमी से होने वाला जो रोग होता है वो मधुमेह होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें उसके रक्त को संचारित करने के लिए खुला परिसंचरण तंत्र है, बंद नहीं है। जैसे हम लोगों के मनुष्य में जो होता है जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जो खुला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉकरोच में। और कॉकरोच जिसे आप तो आसानी से अपने घरों में घूमते हुए देखते होइएगा, इसे कहा जाता है कॉकरोच यानी तेलचट्टा। इसका जो अगर देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से, देखो ये रक्त का नलिका है और ये क्या है, खुला हुआ है, यहाँ से कोई ये बंद नहीं है। इससे इधर से रक्त आएगा और इधर चला जाएगा, यानी कि इसमें पुनः जाने के लिए कोई बंद परिपथ नहीं है, इसे कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? यानी यूरो सेकेंड जो है वो किससे संबंधित है? तो यूरो सेकेंड जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? यानी अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या कहा जाता है? वैसे पदार्थ जो पुनः वायुमंडल में मिल जाए ऑटोमेटिक, यानी सर गल के मिल जाए, उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरण पदार्थ। और कहा जाए कौन ऐसा जैव अनिम्नीकरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DDT। यानी अगर कागज़ होता, कागज़ को आप मिट्टी में रखिए और गल के मिल जाएगा, वाहित जल भी मिल जाएगा, लेकिन DDT नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी कि जो पेड़ पौधा जो हरे रंग का होता है पत्ता उसका, तो क्लोरोफिल के ही कारण होता है। तो अगर कहीं या तो पूछे पेड़ पौधों के पत्ता किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल, या क्लोरोफिल का वर्णक क्या है, तो हरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा रंग। अगला प्रश्न है, कह रहा कि लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन का अर्थ होता है शॉर्ट सर्किट। अगर कहीं शॉर्ट लग जाए तो उस समय में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या स्थिर रहेगा, क्या होगा? तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, जिस कारण से पूरे वायर क्या होता है, गलने लगता है, आग लग जाती है, पूरे विद्युत उपकरण गर्म हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? यानी जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है वो कितने हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो 2 नियम कौन कौन से? तो पहला नियम ये है कि साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू में क्या होता है, कोई नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो अपवर्तन के 2 नियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई बल्ब है, उसे 220 वोल्ट पर चलाया जा रहा है और उसे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? फिलामेंट उसमें जो लगा है उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, सूत्र IR। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें सूत्र बन के आता है R बराबर VI। यानी क्या होता है, R बराबर VI, सॉरी ये बराबर का सिंबल यहाँ होता, R बराबर क्या होता है, VI। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो R का मान यहाँ पर कितना, 220, यहाँ कितना हो जाएगा 2, जब इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 110। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 110 ओम। और
पहले भी बता चुके हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रत्येक यूनिट उसके प्रत्येक जो राशि होते हैं उसे उसके एसआई मात्रक के साथ ही लिखा जाता है। अगला है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अभी अभी तुरंत बताए हैं कि जो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला क्या बताए, साइन आई बट्टा साइन आर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइन आई बट्टा साइन आर। यानी कि अब माध्यम का है, ये एक माध्यम है, एक ये माध्यम दो, ये है वायु, ये है कांच। यानी कि जब प्रकाश जो होता है वायु से कांच में यानी विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब इसको हम लिखते हैं, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, जिसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कहा जाता है अपवर्तित कोण, जिसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। और स्नेल ने बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। तो इसे ही साइन आई बट्टा साइन आर के सूचित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बाय साइन आर। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट तुल्य है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा क्या है, कोई भी विद्युत उपकरण जिसकी क्षमता हो 1 किलोवाट और 1 घंटा तक वो लगातार चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो 1 किलोवाट घंटा होगा। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना उसका जो कार्य किया वो कितना किया, किसके बराबर किया। तो इसका सही उत्तर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। और जूल जो होता है वो कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो जितने हम एसआई मात्रक बोलते हैं आप नोट करते जाइए, उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है उसे किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण वही दर्पण होता है जिसे हम अपने घरों में चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं। नॉर्मली सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला दर्पण समतल दर्पण ही होता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है। जितने भी प्रतिबिंब आपको सीधा दिखेगा वो काल्पनिक होगा और जितने उल्टा दिखेगा वो वास्तविक होगा। और समतल दर्पण का एक और प्रॉपर्टी है कि समतल दर्पण के सामने जितने दूर पर वस्तु होगा उतने ही पीछे दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसमें कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि वस्तु का जो राइट होता है प्रतिबिंब का लेफ्ट हो जाता है और प्रतिबिंब का वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आप देख सकते हैं कितना एसआई मात्रक पूछा गया है, तो एसआई मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और वोल्ट को वी के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। जो कार्बोनिल समूह होता है उसे किसके द्वारा, कई सारे समूह होते हैं, जैसे होता है कीटोन ग्रुप, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो उसमें जो कार्बोनिल समूह का जो होता है उसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, इसे -CO के द्वारा सूचित किया जाता है कार्बोनिल समूह को। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, यानी इथाइल अल्कोहल का अगर सूत्र, या इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल को का सूत्र होता है, यानी कार्बन की मात्रा कितने हो गए उसमें 2, और तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल C2H5OOH। इसका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक जब कोई धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु अपने ऊपर धन आयन को क्या करते हैं, धन आयन बना लेते हैं। चाहे चूँकि वो क्या करते हैं, आयन को
दूसरे में बांट देते हैं, इसीलिए अपने ऊपर धन आयन बना लेते हैं। और अधातु वो आयन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋण आयन बना लेते हैं, उसे ही कहा जाता है आयनिक यौगिक। तो इसमें जो आयनिक यौगिक है इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम एक धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह किसे कहा जाता है, यानी आवर्त सारणी में जो 18वें वर्ग होते हैं, यानी कि इस साइड वाला सबसे लास्ट वाला, जिसे हम इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है, इसे ही कहा जाता है शून्य तत्व। 18वें वर्ग को कहा जाता है शून्य समूह। तो इसमें कौन सा है, हीलियम है, इसमें ऑप्शन हीलियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम He। अगला प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी मीथेन को अगर देखते हैं तो इसका सूत्र होता है CH4। अगर एक कार्बन के साथ इसके 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो कितने बंधन बन रहे, 4, 1 2 3 4 बंधन बन रहा है, इसीलिए इसके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 बंधन होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवकारक है। अवकारक का अर्थ होता है कि जिससे ऑक्सीजन को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, यानी ऑक्सीकृत कर दिया जाए, उसे ही अवकारक कहते हैं। तो अवकारक यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H2S। अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, यानी इथाइल अल्कोहल का बनना किस प्रकार के, यह होता है अवायवीय श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, क्या होता है, वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है तो उसे कहा जाता है वायवीय श्वसन, जबकि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे कहा जाता है अवायवीय श्वसन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इथाइल अल्कोहल जो बनेगा उसमें जो श्वसन की क्रिया होगी वो अवायवीय श्वसन होगी। अगला प्रश्न है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें किसी दूसरे एकल क्या होता है, जीव का उपयोग होता है, इसमें 2 जीव का उपयोग नहीं होता है। और मुकुलन के द्वारा एक तो हाइड्रा में होता है और दूसरा क्या में, ईस्ट में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये इसमें ही ये मूल ईस्ट है, इसमें एक अलग से निकला, इसी का मुकुलन कहा जाता है। इससे अलग होकर के एक नए जीव का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, यानी कि हमारे वायुमंडल में सूरज से आने वाली जो परावैंगनिक किरण है उसको रोकने के लिए हमारे प्राकृतिक ने एक अलग से परत बना करके दिया है हमारी सुरक्षा के लिए, उसे कहा जाता है ओजोन परत। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिले होते हैं। वही पूछ रहा है वो कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है इसे 5 परत में बांटा गया है। सबसे निचले परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल, उससे ऊपर वाले को कहा जाता है समताप मंडल, उससे ऊपर वाले को मध्य मंडल, उससे ऊपर वाले को आयन मंडल, और सबसे बाहरी वाले को उसे कहा जाता है वाह्य मंडल। तो ये जो ओजोन परत होता है ये होता है समताप मंडल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। पराग कोश में पाया जाता है, यानी पराग कोश में क्या पाया जाता है। सबसे पहले जाने तो पराग कोश होता क्या है। तो किसी भी फूल को आप देखिएगा तो उसके अंदर इस प्रकार के फूल के अंदर कुछ छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, बालू जैसे अगर आपको दिखेगा छोटे छोटे दाने होते हैं, इसे ही कहा जाता है परागकण। इसे क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। तो इस पूरे जगह को कहा जाता है परागकोश। आप जब इस भंवरा को देखिए तो इसे देखो, इसके शरीर पर छोटे छोटे कण क्या हुआ है, सटा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परागकण। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पौधों का जनन अंग किसे कहा जाता है। तो पौधों का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है।
अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ग्वाइटर यानी घेंघा पनपता है, यानी कि वो घेंघा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? चीनी की कमी के कारण होता है, आयोडीन के कमी के कारण होता है, रक्त के कमी के कारण होता है, या मोटापा से हो जाता है घेंघा रोग? तो घेंघा रोग क्या होता है? घेंघा रोग में होता है कि किसी व्यक्ति को अगर घेंघा रोग होता है तो उसके कंठ कुछ इस प्रकार से फूल जाता है। कंठ को फूलने का कारण है, तो कंठ जो फूलता है इसे कहा जाता है घेंघा रोग। ये जो होता है शरीर में आयोडीन की कमी से, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस प्रकार के कंठ का फूलना यानी घेंघा रोग हो जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हमें क्या करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। और एक व्यक्ति के जीवन में आयोडीन की बस उतना ही आवश्यकता है जितना आप सुई के नोक पर आयोडीन को टिका सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है एक बहुत ही कम आयोडीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी ये जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखने वाले का नाम है डार्विन, यानी डार्विन ने लिखा था। इसका अर्थ है कि जो किसी भी जो जीव है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी डार्विन के थ्योरी कहा जाता है इसे। इस बुक को डार्विन का थ्योरी भी कहा जाता है, जिसमें डार्विन ने लिखा था कि कोई भी जीव है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो इसी में उसका बारे में डिटेल लिखा गया कि इस जीव का उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई सुधार करने की आवश्यकता हो वो ही बताइए। तो आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबका भला हो। तो अगर नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपको परीक्षा तक कंटिन्यू एक एक वीडियो लाते रहेंगे प्रीवियस ईयर का, जो आपके आने वाली परीक्षा है, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।